हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश्वर सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम अपना शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, विच इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरीज, फ्यूल सेल्स एंड करोजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस की। देखो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती थी, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था कि आपकी जो केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करते हो बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टन और डिजॉल्व स्टेट, इसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आप केमिकल डीकम्पोजिशन करते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको किसी भी उसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करते हो, यानी शॉर्ट वर्ड्स में कहें तो आप केमिकल चेंज लेके आते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज। और इसके लिए जो डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड लिटिक सेल। ठीक है, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और ये जैसे आपके पास है अभी, ये है कॉपर का, ये है आपके इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, आपने पढ़ी होगी इन जूनियर क्लासेस। ठीक है, देखो एनोड पे क्या है, इम्प्योर मेटल है कॉपर का, कैथोड पे आपका प्योर मेटल है। यहाँ पे याद रखना साइन आपने LOAP, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में था LOAN लोन, यहाँ पे था LOAP लोब। के लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगी किस पे, एनोड पे, और उस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कहानी उल्टी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो जो इम्प्योर मेटल है उसमें से कॉपर आयन जो है वो ऐसे निकलते जाएंगे। ठीक है, जो आपकी इम्प्योर वाली मेटल है ना, उसको आप एनोड पे कनेक्ट कर दो और प्योर को आप कनेक्ट करते हो विद कैथोड। ठीक है, तो जो आपकी इम्प्योर वाली मेटल है उसमें से आपके कॉपर है वो निकलता जाएगा, सोल्यूशन में डिसोसिएट करता जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज आएंगी वो नीचे बैठती जाएंगी, जिसको बोलेंगे एनोड मड। ठीक है, और जो आपका कैथोड है, कैथोड में आपके पास क्या होगा कि ये जो आपका प्योर कॉपर है, ठीक है, इसकी तरफ ये जो आप कॉपर आयन सोल्यूशन में है, अब ये भाग के ये आपके प्योर की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि कैथोड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो अब ये कैथोड की तरफ भागेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिडक्शन करेगा, और क्या बना लेगा, कॉपर। ठीक है, यानी कि आपका जो इम्प्योर मेटल है इसमें इवेंचुअली ये खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, एंड कॉपर इससे लगता 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 और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आपके ये दिए थे सर माइकल फैराडे ने। ठीक है, और इसमें आपके दो लॉज है। आपका सबसे पहला लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके फैराडेज लॉज जो हैं आपके। ठीक है, कहते हैं द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। भाई देखो, सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई आपकी किसी भी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, कि आप कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। ठीक है, यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q, वेयर W इज व्हाट, W इज योर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, कितना सब्सटेंस आपका डिपॉजिट हो रहा है, कितनी आपकी आपकी जो रिएक्शन है उसमें कितना मास उसका डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, एंड Q इज व्हाट, Q इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। आपको पता है Q को आप कैसे लिख सकते हो, करंट इनटू टाइम, है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और आपने सीधा लिखा इसको ZIT। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर सी W इज व्हाट, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, फिर I है आपका करंट इन एम्पियर, T है आपका टाइम इन सेकंड। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपका Z है ना, Z, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसको आप फाइंड आउट कैसे करते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, यानी कि फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ आप सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, बात सेम है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, आपने पढ़ा होगा +1 में नॉर्मेलिटी में। ठीक है, एटॉमिक मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और ट्रांसफर्ड बिटवीन द आयंस। ठीक है, तो बस इसको आपने पुट कर दिया Z की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई, फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, चलो जी, इसमें का आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपने खास ध्यान रखना है, एक सेकंड, एक इसमें करेक्शन कर लो कि इसमें ये Z नहीं आएगा। ठीक है, ये Z नहीं आएगा क्योंकि आपने Z का तो लिख ही दिया। ठीक है, तो इट विल बी मोलर मास, मोलर मास, वे MM इज मोलर मास, मोलर मास या एटॉमिक मास,
और एन क्या है आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। इसके ऊपर आपका एक बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर का कि आपका सोल्यूशन है NiNO3 का, उसकी आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराई बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का आपने करंट यूज़ किया फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, यानी आपको करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, टाइम है 20 मिनट्स। याद रखना इसमें टाइम लोगे आप सेकंड्स में, तो 20 मिनट्स को कन्वर्ट करो कि सेकंड में तो कितना आ जाएगा 1200 सेकंड, ठीक है। वट मास ऑफ निकल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जब भी आ जाए कि कितना मास डिपॉजिट होगा एट कैथोड, आपने फैराडेज का फर्स्ट लॉ लगाना है। आपको मोलर मास दिया निकल का 58.7, फैराडे का आपको है 96,500 कूलम, ठीक है। तो बस आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, उसमें वैल्यूज पुट करो, मोलर मास गिवन है हाँ जी, ठीक है, आई की वैल्यू गिवन है हाँ जी, टी गिवन है हाँ जी, ठीक है, एन एन आपके है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, और निकल में आपको पता है कितने ट्रांसफर होंगे, कितने होंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। वैल्यूज को पुट करो, अपना आंसर डालो, खत्म कहानी, ठीक है। सिमिलरली हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2 पॉजिटिव आयन। भाई अगर आपने MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव आयन अगर बनाना है आपने, ठीक है, तो उसमें आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फैराडे, आपने इन टर्म्स ऑफ फैराडे बतानी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो कैसे बताओगे, देखो भाई ये है आपका MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव में यू नो वेरी वेल कि Mn के ऊपर क्या चार्ज होता है +7 होता है, Mn के ऊपर क्या चार्ज होता है आपका +7 होता है, ठीक है भाई। ये क्या लाइट का गड़बड़ी हो रही है, चलो लेट इट बी, कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कहानी पे, ठीक है, लाइट की ऐसी की तैसी। MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, मैंगनीज के ऊपर MnO4 नेगेटिव में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, ठीक है। तो +7 से किस में जा रहा है +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है कितने इलेक्ट्रॉन की 5 इलेक्ट्रॉन की। तो आपको सीधी सीधी पता कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 1 फैराडे चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए होंगे 5 फैराडे। सिंपल ईजी सिंपल क्वेश्चन है आपका, PYQ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कहता है भाई अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। भाई देखो अगर आपके पास अलग अलग सब्सटेंसेस है, ठीक है, और उसमें आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें पास करवा रहे हो, ठीक है, तो वो आपके किसके प्रोपोर्शनल होगी टू देयर इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का भी आपने फॉर्मूला देखा था, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपका कितना मास डिपॉजिट होगा, अगर आपके पास 2 सब्सटेंसेस है 1 and 2, ठीक है, तो फॉर 1 इट विल बी प्रोपोर्शनल टू E1, ठीक है, फॉर 2 इट विल बी प्रोपोर्शनल टू E2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2 वेयर E1 एंड E2 इज केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये भी PYQ है आपका, व्हेन द स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A and B containing electrolyte ZnSO4 and CuSO4 copper sulfate connected in series, 2 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ जिंक वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल ए। आपके पास एटॉमिक मासेस गिवन है, फैराडे आपको गिवन है 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, देखो भाई अब देखो इन्होंने क्या कहा कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। अगर आपको टाइम चाहिए कैसे निकालोगे, फैराडेज का कैसे निकालोगे, आपके पास फैराडे वाला वैल्यू गिवन है, सीधा फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाओ, ZIT mm इंटू आई इंटू टी अपॉन n इंटू 96500। देखो भाई आपके पास गिवन है 2 ग्राम कॉपर, 2 ग्राम कॉपर के बेसिस पे आप सारी रिएक्शन कर दो, ये सारी इसमें वैल्यूज पुट कर दो। मास गिवन आपके पास 2 ग्राम, ठीक है, लिख दिया। मोलर मास आपके पास कॉपर का कितना 63.5 लिख दिया। ठीक है, करंट कितना आपके पास 2 एम्पियर है, ठीक है, लिख दिया जी। ठीक है, टाइम आपने निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, और 96500 आपकी ये कांस्टेंट वैल्यू है फैराडेज की। ठीक है, वैल्यू को आपने पुट किया, आंसर आ गया आपका टाइम का 3040 सेकंड्स। ठीक है, अब देखो सेकंड लॉ से आपको पता है कि W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। ठीक है, ऊपर मैंने जिंक लिख दिया, ऊपर जिंक लिख दिया, नीचे कॉपर कर दिया। ठीक है, तो W जिंक बाय W कॉपर विल बी इक्वल टू E जिंक बाय E कॉपर। ठीक है, तो आपके पास कॉपर का कितना मास है 2 ग्राम है। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, देखो जैसे कॉपर है इसमें भी आपके 2 पॉजिटिव है ना। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। जिंक में भी आपको पता है कितने होंगे, जिंक में भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसके लिए भी एन की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। बस वैल्यूज पुट करो, आंसर अपना ले लो, नंबर लो, आगे बढ़ो। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा भाई, देखो इसके ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। ठीक है, अब अगला जो पार्ट है ना, थोड़ा 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 अब आपका थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट अब है। ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। कल संडे है, अपनी बार बार इसको प्रैक्टिस करो, लिख के 3-4 बार लिखोगे आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, जो अगले हमारे पार्ट आ रहे हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस का ना मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है कि क्या आपने किस मटेरियल को आपने इलेक्ट्रोलाइज किया, उसकी क्या नेचर है। ठीक है, और आपने इलेक्ट्रोड कौन सी यूज़ की है। ठीक है, अगर तो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ किए जैसे गोल्ड हो गए या प्लैटिनम होगी, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और सिर्फ एज ए सोर्स या सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, बट अगर आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ली है तो ये पार्टिसिपेट करेगी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। तो इस वजह से आपके पास अलग अलग इलेक्ट्रोड लेने से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास। ठीक है, और कुछ आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो फिजिबल होने के बावजूद होने चाहिए पर काइनेटिकली स्लो होते हैं, बाय डिफॉल्ट अब स्लो है। ठीक है, होने चाहिए थ्योरेटिकली पर बाय डिफॉल्ट स्लो है। ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा मतलब लोअर वोल्टेज पे उनका काम नहीं चलता, उनको एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए जिसको आप बोलते हो ओवर पोटेंशियल। ठीक है, उसको ओवर पोटेंशियल चाहिए। अब ओवर पोटेंशियल से होगा क्या, देखते हैं। ठीक है, ये बड़े मुश्किल से होते हैं ओवर पोटेंशियल, क्योंकि ज़बरदस्ती आप करवा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, आपको पता है नोड पे पॉजिटिव है, कैथोड पे नेगेटिव है, तो क्या ही आयंस बनेंगे, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। ठीक है, एनोड पे क्या कराओगे आप, अपनी कराओगे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पे क्या करा दोगे, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बड़ी सिंपल होगी मोल्टन NaCl वाली। पर अगर मैं बात करूं एक्वस NaCl वाली, जिसको आप बोलते हो ब्राइन, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन भी आ सकता है। अब देखो उसमें क्या होगा, देखो कैथोड पे अब देखो आपके पास ना अवेलेबल आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हो कैथोड पे है आपके भाई, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कौन कौन से आयन पार्टिसिपेट करेंगे, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, देखो भाई कैथोड पे आपका होगी कंपटीशन होगा बिटवीन फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शंस। सोडियम भी कम्पीट करेगा, हाइड्रोजन भी कम्पीट करेगा कि भाई कौन अपनी रिडक्शन कराएगा पहले। इसमें थोड़ी सी करेक्शन है। ठीक है, देखो भाई कैथोड पे आपके कम्पीट करेंगे ये वाले आयंस। ठीक है, एनोड पे आपके कम्पीट करेंगे ये वाले, ये आपके कैथोड पे, ये आपके एनोड पे कम्पीट करेंगी। ठीक है, क्योंकि कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इस पे आपके कैटायन आएंगे कम्पीट करेंगे। एनोड पे आपका क्या है पॉजिटिव, तो इस पे आपके एनायन आएंगे। ठीक है, चलो जी देखते हैं भाई। ये देखो आपके पास अलग अलग इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए है, सोडियम भी करेगा, H पॉजिटिव भी करेगा। ठीक है, इसका E नोड आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, इनमें से हाइड्रोजन का ज़्यादा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की आपकी रिएक्शन होगी कैथोड पे एट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। अब होगा क्या उसमें, मैं देखो ये तो आपकी रिएक्शन होनी चाहिए, पर आपको पता है ये जो आपका H पॉजिटिव है एक्वस वाला, वो बनता कैसे है, बाय डिसोसिएशन ऑफ H2O। ठीक है, यानी कि H2O आपका जब टूटता तो ऐसे बनता है आपका। तो अगर मैं नेट रिएक्शन कहूँ कैथोड की, नेट रिएक्शन वो कैसे आएगी, ये 1 और 2 को आपने ऐड कर दो। ठीक है, तो आपकी नेट रिएक्शन आ जाएगी कैथोड की, नेट रिएक्शन आपकी आ जाएगी कैथोड की। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनोड की, एनोड में आपकी होगी ऑक्सीडेशन, और वहां पे कौन कौन कम्पीट करेंगे, ये क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब आपको देखो क्लोराइड आयन भी कर सकता है, हाइड्रोक्साइड यानी कि वाटर, बेसिकली बात तो वाटर ही है ना, तो हम वाटर ही लिखेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपना वाटर ही लिखेंगे। ठीक है, चलो तो इसका आपको दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होनी है, तो जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, तो होनी तो चाहिए थी भाई कि वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो ये आपकी होनी चाहिए थी, बट अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ना ओवर पोटेंशियल होता है, ऑक्सीजन का ना इसमें ओवर पोटेंशियल हम मतलब इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है भाई, जिस वजह से क्या होता है कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल होने के बावजूद ये नहीं होती, आपकी क्लोराइड वाली जो है रिएक्शन वो प्रेफर होती है। ठीक है, तो अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूं, आपकी NaCl आपका ऐसे टूटता है, कैथोड पे आपकी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, कैथोड पे आपकी ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, और एनोड पे आपकी क्लोराइड वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, नेट रिएक्शन आपकी इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट रिएक्शन आपकी ये आ जाएगी। ठीक है जी, चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपने हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, ठीक है, तो कैथोड पे तो आपकी H2 गैस ही निकलेगी हमेशा, बट एनोड पे ना आपके दो केस बन सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाला। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो उसमें आपका जो वाटर है, ठीक है, वो आपकी ऑक्सीडेशन शो करेगा, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है आपके पास प्लस 1.23 वोल्ट, ठीक है। और अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, क्योंकि उसमें वाटर तो कम्पीट करेगा ही नहीं, तो फिर उसमें आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, जो आपका सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन, ठीक है, वो अब इसमें पार्टिसिपेट करेगा और बनाएगा आपका परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। H2O8 2 नेगेटिव को बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। अब मेरे को पता है कि आप कहोगे सर ये वैल्यूज तो हम याद नहीं रख सकते, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, सिर्फ इतना याद रखो कि किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ई नोड की वैल्यूज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना याद रखो कि किसमें क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, बस इस पॉइंट को याद रखो, कॉन्सेप्ट को याद रखो, ठीक है। रेक्टिफिकेशन जब आगे आएगा तो हम उसकी आगे देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे आपके पास है वाई पीएच ऑफ एक्वस NaCl इंक्रीजेस व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज। आपने देखा था कि नेट रिएक्शन थी आपकी एक्वस NaCl की, उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि OH नेगेटिव बन रहा है, ठीक है, OH नेगेटिव यानी कि आपकी बेसिक कंडीशंस बढ़ रही है, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से आपका पीएच भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रट्टा वाला टॉपिक विच इज़ बैटरीज। है तो ऐसे कंसेप्चुअल इसमें, ठीक है, बट ये जो आपकी रिएक्शंस है ना, इसको थोड़ा सा मतलब 3-4 बार लिख के देखोगे तो आपको रिवाइज मतलब याद हो जाएगी। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, पर एक बार मतलब इसको लिख लेना 3-4 बार, ठीक है। देखो भाई बैटरी होती क्या है, ठीक है, 1 से 11 सेल आपने पढ़े हुए हैं छोटे होते हैं, ठीक है। बेसिकली बैटरी, अब मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, इट इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या था, जिसमें आपकी केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और लेकिन मैं अगर कहूँ कि आपके बैटरी को अगर प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, उसके लिए चाहिए कि वो रीजनेबली लाइट हो, कॉम्पैक्ट हो, ठीक है, और उसकी जो वोल्टेज है दैट शुड नॉट वेरी, वोल्टेज उसकी कांस्टेंट रहे। और आपकी दो टाइप्स की बैटरीज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी बैटरीज की। प्राइमरी बैटरीज में क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शन होती है ना, वो सिर्फ एक बार होती है, एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैनॉट बी यूज्ड अगेन, ठीक है। मतलब अगर बार बार अगर आप यूज करते हो तो आफ्टर सम टाइम बैटरी आपकी डेड हो जाती है, फिर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आपकी मतलब आप इसको चार्ज नहीं कर सकते ये वाली बैटरी को, ठीक है, प्राइमरी बैटरीज में। तो ड्राई, सबसे पहला इसमें बैटरी है ड्राई सेल, जिसको आप बोलते हो लेक्लांच सेल भी बोलते हो, नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर, ठीक है। और ये आपकी नॉर्मली ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स वगैरह में यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक जिंक कंटेनर होता है जो एनोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो कैथोड है दैट इज ऑफ कार्बन या ग्रेफाइट रॉड है जो आपकी है, ठीक है, सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। ये जो आपकी कार्बन रॉड है ना ग्रेफाइट की, सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है, ये एक्ट करती है आपकी एज कैथोड, ठीक है। और जो इसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स में, उसको फिल करते हैं विद मॉइस्ट स्पेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। एक तरह से आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मॉइस्ट स्पेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। डायग्राम को याद नहीं रखना भाई, डायग्राम नहीं बनानी, डायग्राम नहीं आपसे पूछने लगे, रिएक्शंस पूछेंगे, केमिस्ट्री पूछेंगे इसमें, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होती है, जिंक जो है अपनी ऑक्सीडेशन करेगा। कैथोड पे क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड आपकी रिएक्ट करती है विद अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और क्या बना देती है, MnOOH बना देती है, प्लस अमोनिया बना देती है, ठीक है। और अगर आप देखो कैथोड में ना आपकी जो मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे +4 है और यहाँ पे कितनी आ जाती है, +3 रह जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और ये जो आपका अमोनिया है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बना लेती है विद जिंक टू फॉर्म ZnNH3 2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसका पोटेंशियल जो है दैट इज नियरली 1.5 वोल्ट। आपने याद क्या रखना है, सेल रिएक्शन एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। और ये अमोनिया आपका जो बना लेती है कॉम्प्लेक्स बना लेती है, बस इसको आपने याद रखना। किस में यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक से। मतलब जो मैंने ये NCERT का पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका मरकरी सेल। मर्करी सेल क्या है, इट इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक, जिसमें मतलब कम करंट चाहिए, जैसे हेयरिंग एड हो गया, वॉचेस वगैरह होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका जिंक मर्करी अमेलगम है ना, वो एक्ट करती है एज एनोड, एंड पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन वो आपकी एक्ट करती है एज कैथोड, ठीक है। तो मतलब आके देखा जाए तो
एनोड है आपकी जिंक मरकरी की मलगम, एंड आपकी जो कैथोड है दैट इज अ पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, एंड जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज ऑल्सो अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रो डायरेक्शंस की बात करूं इसमें, ठीक है, तो एनोड पे आपका जो जिंक अमलगम है वो आपका KOH से जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है इसके साथ रिएक्ट करा के क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये आपके मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म मरकरी एंड OH नेगेटिव। ठीक है जी, और ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आप इसको ऐड कर दो तो आपकी आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। सेल पोटेंशियल इसका है 1.35 वोल्ट और ये कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द लाइफ। इसका ना सेल पोटेंशियल वेरी नहीं करता, जो आपका ट्राई सेल है उसका वेरी करता है, इसका वेरी नहीं करता। ये क्वेश्चन भी है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं है सोल्यूशन में, देख सकते हो आप कि इसमें कोई भी आपका ना आयन नहीं है, लिक्विड सॉलिड सॉलिड, और ये अमलगम है आपका। ठीक है, इसमें कोई आपका फ्री आयन नहीं है, ठीक है, जिससे मतलब इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करे। आपने पढ़ा था कल नर्न्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, सो इसमें मतलब आपके ना कोई भी आयंस वगैरह नहीं है, इस वजह से इसमें जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं आपकी, जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करो तो वो उससे चार्जिंग कर सकते हो आप। ये आपके नॉर्मल घरों में आपकी यूज़ होती है। ठीक है, और ये आपकी अच्छी सेकेंडरी बैटरी वही कहलाती है, ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल को मैनेज कर सके। ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ आप डिस्चार्जिंग या चार्जिंग के साइकिल हो। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास है लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये फिर मैं कह रहा हूँ, इसको देख के घबराना नहीं है, इसको देखना नहीं है, इसको सिर्फ आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ ऐसे दिखती है, बट इसको याद नहीं करने बैठना है। ठीक है, याद क्या करना आपने कि आपकी जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सेकेंडरी सेल या बैटरी कह लो इसे। ठीक है, और ये आपके कॉमनली यूज़ होती है इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स में आपके घरों में, आपके ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरीज लगती हैं दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसमें क्या होती है, लेड की एनोड होती है एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड। ठीक है, लेड की एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड। ठीक है, और ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसमें रिएक्शंस क्या होगी, एनोड पे क्या होगा, आपका जो लेड है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे आपका लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट प्लस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके फिर से बनाएंगे लेड सल्फेट एंड H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपकी आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप चार्जिंग करते हो ना तो आपकी रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी अब। ठीक है, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो जो आपका ये जो लेड सल्फेट बन रहा है ना कैथोड और एनोड पे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड में आपका लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस चले जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो वो आपका वापस से लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन जो है वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप चार्जिंग करते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आपकी निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी भी आपकी एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है। ठीक है, जिसकी लॉन्गर लाइफ है देन लेड स्टोरेज बैटरी, बट ये आप क्यों नहीं ज़्यादा यूज़ करते, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें ये इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो दैट इज़ एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना कि एनोड है इसमें कैडमियम का, कैथोड है आपका मेटल ग्रेड कंटेनिंग निकल डाइऑक्साइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है आपका KOH। ठीक है, और इसकी ओवरऑल रिएक्शन आपने बस याद रखनी है कि कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस गिव्स यू कैडमियम ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी, कैडमियम प्लस NiOH3 गिव्स यू CDO कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल OH ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, बस आपने ये रिएक्शन याद रखनी है और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल सेल्स की। फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल में ना प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स। आपको पता है थर्मल प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो दैट इज़ नॉट एफिशिएंट मेथड एंड ये आपका मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी है। ठीक है, पर आपको पता है क्योंकि गैल्वेनिक सेल है वो आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, इस वजह से आपके हाईली एफिशिएंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई अब आपके पास ऐसे सेल्स हैं जिनमें रिएक्टेंट्स को अगर आप कॉन्स्टेंटली आप डालते रहो इलेक्ट्रोड में, ठीक है, और प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली आप रिमूव करते रहो फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक कंपार्टमेंट, तो ऐसे सेल है जो आपके चलते रहेंगे, जिसमें मतलब ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनको डिज़ाइन किया गया फॉर द
कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल वगैरह टू डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको बोलते हो फ्यूल सेल। सीधी आसान भाषा में कहें, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें आपको, जैसे आपके पास फ्यूल्स है लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल वगैरह, इनकी कंबशन से आप इनकी जो आपकी कंबशन की केमिकल रिएक्शन करा रहे हो उससे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल्स, क्योंकि ये आपके फ्यूल से आपकी एनर्जी बन रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, ये आपका मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल रहा आपका। ठीक है, एंड ये आपका अपोलो से स्पेस प्रोग्राम में भी आपका यूज़ हुआ था फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, और उसमें जो वाटर वेपर प्रोड्यूस होते थे ड्यूरिंग द रिएक्शन, उनको कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की तरह भी यूज़ करते थे फॉर एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बबल करते हैं थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और आपके जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इसमें है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम या पैलेडियम मेटल। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट आपका प्लैटिनम या पैलेडियम मेटल को फाइनली डिवाइडेड, मतलब छोटे छोटे पीसेस को आप इसमें डालते हो। ठीक है, और ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, आपने बस इसमें याद क्या रखना है, इसको याद रखो अच्छे से, और अपनी कैथोड एनोड एंड ओवरऑल रिएक्शन को याद रखो। कैथोड पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी रिएक्ट करेगी कैथोड पे, एनोड पे आपकी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, बनाएगी हाइड्रोक्साइड आयन, और एनोड पे आपका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर दोबारा से वाटर बना लेगा। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, सिंपल रिएक्शन। ठीक है, बड़ी सिंपल है और बहुत बार ये रिपीट होती है, H2O2 फ्यूल सेल, ये रिएक्शन तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर इसके फीचर्स क्या हैं इसके H2O2 फ्यूल सेल के, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो, ये सेल को आप कंटिन्यूसली चला सकते हो एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड, मतलब जितने आप रिएक्टेंट सप्लाई करते जाओ और आप इसको सेल को यूज़ करते जाओ। ठीक है, और जैसे आप देखो कि आपके जो थर्मल प्लांट्स है उनकी एफिशिएंसी होती है सिर्फ 40%, बट फ्यूल सेल की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, 70%। तो एक तरह से आपकी ग्रीनर रिएक्शन है, मतलब सेफर रिएक्शन है, इन्वायरमेंट पे कम नुकसान हो रहा है इससे। ठीक है, और ये जो आपके फ्यूल सेल्स है दे आर पोल्यूशन फ्री एंड उनके मतलब अब इनको मद्देनजर रखते हुए आगे बहुत सारे आपके ऐसे फ्यूल सेल्स को और फैब्रिकेट और ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, लास्ट हमारा जो टॉपिक बचता है दैट इज करोजन। करोजन में क्या होता है कि आपका जो मेटल है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। इसमें आपकी ऑक्साइड्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है बाय रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि आपके जो एटमॉस्फेयर में कोई मॉइस्चर या जितने भी गैसेस है उनसे क्या होता है कि आपका मेटल है वो खराब होना शुरू हो जाता है और उसमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कोरोजन से क्या होता है, ये आपका जो मेटालिक ऑब्जेक्ट का ना सरफेस है उसका कोटिंग उतारनी उसे धीरे 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 उसे शुरू कर देता है, और उससे क्या होता है कि आपका जैसे मतलब आयरन है वो रस्ट हो गया है ना, जंगाल जिसको हम कहते हैं, जंगाल लग गया आयरन पे, है ना, या उसे जंक लग गया, आयरन को जंक लग गया है ना, फिर सिल्वर आपका ख़राब हो जाती है, या कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाती है कॉपर के ऊपर या ब्रोंज के ऊपर, ये आपकी एग्जांपल है करोजन की। ठीक है, और आपके पास जो है टॉपिक करोजन में दैट इज स्पेसिफिकली करोजन ऑफ आयरन, जिसको आप क्या बोलते हो, रस्टिंग बोलते हो। ठीक है, तो ये होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, और ये इसकी ना केमिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी है, बट इसको मतलब एक तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना एक तरह से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, एक होता क्या है एक्चुअली, एक पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, उस पर ऑक्सीडेशन होती है, मतलब एक जहाँ भी आपका एक छोटा सा पोर हो गया उसमें आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड वो स्पॉट आपका एक्ट करता है एज एनोड। ठीक है, और आपकी रिएक्शन कैसे आप लिख सकते हो, एनोड पे क्या होगा, आयरन जो है दैट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग, उसकी मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आयरन सॉलिड से आपका Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे अब बड़ी लंबी सी कहानी है, आपने पढ़ी हुई होगी, पर अब मेरा मेन फोकस है इसमें, आपने याद क्या रखना है इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर उतनी डिटेल में जाएंगे जो हमारे पेपर में काम आएगी। ठीक है, तो एक तो एनोड की रिएक्शन आपने देख ली, और होता क्या कैथोड पे, कैथोड पे क्या होता है कि वहीं से आपको देखो कि आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आ सकते हैं, आपके पास प्रेजेंट ऑफ H पॉजिटिव भी आती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मतलब रिएक्शन कराए एयर एंड वाटर के साथ, आपके पास बनती है H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे आपके पास H पॉजिटिव आयंस आते हैं। ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन, तो कैथोड आपकी रिएक्ट
कैथोड आपकी मतलब बन जाती है ऑक्सीजन एंड H पॉजिटिव, और मिलके क्या बना देते हैं वाटर। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे मतलब जैसे जैसे आयरन मतलब उसकी रस्टिंग होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा वो हल्का सा उस पर गीलापन होता है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी आपकी, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन आपकी आ जाएगी आयरन प्लस O2 प्लस H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव एंड H2। ठीक है जी। तो अच्छा, एक और चीज़, जो आपके फेरस आयन है ना, उनको फर्दर ऑक्सीडाइज मतलब हो जाते हैं बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और उससे क्या बना देते हैं आपके फेरिक आयंस, और जब वो रेस्ट के कांटेक्ट में आते हैं वो बन जाते हैं आपके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये वाटर बनना ना, तो वाटर के साथ एक कांटेक्ट में आने के बाद ये जो आपके फेरस आयन है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फेरिक आयन आपके जो जो आपका रेस्ट के साथ ही आपके वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या बना देते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O। एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी कि आपके डिपेंड करता है कितने आपके मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और इससे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की होती है। और देखोगे एक बार अगर जंग लगना शुरू हो जाए तो लगता जाता है, लगता जाता है, लगता जाता है ना। तो इसको तो भाई प्रिवेंशन करनी तो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना, प्रिवेंशन तो बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हो, दो मेथड है, बैरियर प्रोटेक्शन एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आपका बैरियर फिल्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, आयरन है बीच में, ऑक्सीजन है, इनमें एक बैरियर सा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मतलब एक तरह से कोटिंग कर देते हैं विद पेंट या कुछ ना कुछ केमिकल जैसे बिस्फेनॉल या किसी और मेटल से, लाइक टिन हो गया या जिंक हो गया, जो इनर्ट हो या रिएक्ट करे टू सेव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक तरह से बीच में एक बैरियर की तरह किसी और मेटल को खड़ा कर दिया, किसी और केमिकल को या कोई पेंट को आपने बीच में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है सैक्रिफिशियल मेथड। ये आपने ये दोनों मेथड पढ़े होंगे 10th में भी। ठीक है, सैक्रिफिशियल मेथड में क्या होता है, आपका एक तरह से जो आयरन की सरफेस है ना, उसको आप मोर एक्टिव मेटल से कवर कर देते हो, एंड ये आपका एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है। ठीक है, और इसमें जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, इससे आप कवर कर देते हो कि इससे क्या होगा, मैग्नीशियम और जिंक ये तो करोड़ होंगे, पर आपका ये जो है मतलब आपका जो भी जिस सरफेस पे आपने मैग्नीशियम या जिंक लगाया है ना, तो वो सरफेस का बचाव मतलब हो जाएगा। मतलब ये आप तो करोड़ हो जाएंगे, पर जिस पे लगाया हुआ है उसको एक तरह से उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चलेगी और अच्छे से और आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की। इसमें जितने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ये जो आपके लास्ट में आज के लेक्चर में जो आपने सेल रिएक्शंस देखी या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखे हैं, उसको अच्छे से देखो, एंड कल का दिन अपनी प्रैक्टिस करो अच्छे से, एंड आई विल सी यू ऑन मंडे विद आवर नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।